हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर कंट्रोलिंग का सेकंड वीडियो करवाने जा रहा हूं। आज हम इसमें जो टॉपिक है वो करेंगे प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। स्टूडेंट्स, इससे जो पिछली वीडियो में उसमें आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग, स्कोप, नेचर, इंपॉर्टेंस वगैरह सारा करवा चुका हूँ। आज इसका ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बताया था कि सारा चैप्टर मैं एक वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है। मैं इसको 2 पार्ट्स में कराऊंगा, ठीक है जी। तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं एक बार आपको फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग से। सो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में सबसे पहले कौन सा आता है, इसका स्टेप वो है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मीन्स टारगेट और द यार्डस्टिक अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। मतलब कि स्टैंडर्ड या टारगेट एक वो है, यार्डस्टिक एक वो बेंचमार्क है जो परफॉर्मेंस जिसके बेसिस पे मेजर की जाएगी। द स्टैंडर्ड्स बिकम बेसिस फॉर कंपैरिजन एंड द मैनेजर इंसिस्ट ऑन फॉलोइंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। और मैनेजर्स इंसिस्ट करता है कि उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी अचीवेबल। स्टैंडर्ड्स अचीवेबल होने चाहिए, हाई होने चाहिए, और वेरी हाई स्टैंडर्ड्स विच कांट बी अचीव्ड, जो अचीव नहीं किए जा सकते, आर ऑफ नो यूज। स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट अप कीपिंग इन माइंड द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि स्टैंडर्ड्स अचीवेबल होने चाहिए, इतने भी ज़्यादा ऊपर नहीं कर देने चाहिए कि बिल्कुल ही अचीव ना कर पाए हम। तो मान लीजिए ना, हमारे पास प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी 100 पीसेस की है, हम टारगेट ही 120 पीसेस से ऊपर का ले लें तो वो अचीवेबल ही नहीं है। तो फिर ऐसे स्ट्रेस में रहेंगे सारा दिन, तो क्या फ़ायदा। तो कंपनी के रिसोर्सेज को भी माइंड में देखो ना। मशीन की कैपेसिटी 100 की, आप 120 का टारगेट ले रहे हो, कंपनी के रिसोर्सेज से ऊपर जाके सोच रहे हो, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, चलिए। And as far as possible, standards must be set up in numerical और measurable टर्म्स। न्यूमेरिकल या मेजरेबल टर्म्स में होना चाहिए। हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है, हमें क्वालिटी बढ़ानी है, ये कोई टारगेट नहीं होते। जैसे मैंने बताया ना, 100 पीस बनाने हैं, 120 तक पहुंचना है, इस तरीके के न्यूमेरिकल फिगर्स में टारगेट रखने चाहिए हमें। दूसरा पॉइंट है इसका, या प्रोसेस का पॉइंट है, मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। स्टूडेंट्स, मैं साथ के साथ ना यहाँ पे आपको एक चार्ट के फॉर्म में भी बना के दे देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस का पार्ट है वो है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स। ठीक है जी। और अब मैं सेकंड पॉइंट कौन सा पढ़ने जा रहा हूं इसका, वो है मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। मेजरिंग परफॉर्मेंस। After setting up of the standards, the performance of employees is measured by evaluating the actual work done by the employees. When the performance can be measured numerically, then it is convenient to measure the performance. जब हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे न्यूमेरिकली, फिगर्स के रूप में कन्वर्ट करके, तो उसको मेजर करना आसान हो जाता है। सो मैं अब आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं अच्छे मार्क्स लूँगा, ये कोई परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका नहीं हुआ। मैं 90% मार्क्स लूँगा, मैं 80% मार्क्स लूँगा, ये कन्वीनियंट है ना परफॉर्मेंस को मेजर करना। फिर 70 आएंगे तो उसके साथ कंपैरिजन किया जाएगा। एक्चुअल 70 है, स्टैंडर्ड 80 था, तो उसको मेजर किया जाएगा कि कहाँ कमी रही। So while measuring the performance, the quantitative as well as the qualitative aspect of the performance kept in mind. Sometimes employees achieve the quantitative targets. Sometimes quantitative target तो अचीव कर लेते हैं, ignoring qualitative standards. Suppose करो ना, एक हमने वर्कर को काम दे दिया कि ये जो पेन है, ऐसे 10 पेन प्रोड्यूस करने हैं शाम तक, तो वो पेन तो प्रोड्यूस कर पाया, 12 बना दी उसने, पर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं बनी। तो दोनों चीज़ों पे ध्यान देना, क्वालिटेटिव आस्पेक्ट पे और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे। दैट इज वाई while measuring the performance, quality standards are measured. Certain quality parameters are fixed to measure the quality standards. When number of rejections or sale return increases, it indicates low standard of quality. यदि माल की वापसी होनी शुरू हो जाए तो समझ लो कि क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स। तो इसका तीसरा पॉइंट मैं यहाँ आपको लिख के दे रहा हूँ, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। ठीक है। सो आफ्टर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, द मैनेजर कंपेयर्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड। इफ देयर इज मैच इन बोथ, देन द कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स there only. But if there is mismatch that or deviation, manager tries to find out the extent of deviation. कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ। मान लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ कि 100 यूनिट बनाने का टारगेट ले लिया, यदि तो 100 पीस बन गए
तो फिर कंट्रोलिंग खत्म होगी, कंट्रोलिंग वहीं पे खत्म हो जाएगी, कंट्रोलिंग की और आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर 100 की जगह 90 बन रहे हैं या 80 पीसेस बन रहे हैं या 70 पीसेस बने हैं, तो तब मैनेजर को उसमें जो मिसमैच हो रहा है या जो डेविएशन हो रही है उसको स्टडी करना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी रही है और क्यों रही है। इफ़ द डेविएशन इज माइनर, अगर तो 100 की जगह 98 या 98 बने हैं तो कोई नहीं, इतना इग्नोर किया जा सकता है, अगले दिन हम एक आधा पीस ज़्यादा बना लेंगे, देन इट शुड बी इग्नोर्ड। बट इफ द डेविएशन इज मोर, जैसे 80 बन गया या 40 बन गया, तो वो तो बहुत डेंजरस चीज़ है, देन टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन, तब टाइमली एक्शन लेना ज़रूरी हो जाता है। और उसके बाद है फोर्थ पॉइंट, एनालाइजिंग डेविएशन। ऑल डेविएशंस नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट, सारी डेविएशन मैनेजमेंट को बताने की जरूरत नहीं है। अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड द रेंज शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द टॉप लेवल। जो तो हम अपने हैंडल पे या जूनियर लेवल पे ही आप डेविएशंस को ठीक कर सकते हो, वो तो ठीक है, और उसको टॉप लेवल की मैनेजमेंट की नज़र में लाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको छुपाने की बात हो रही है, कहने का मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ें वो खुद हैंडल की जा सकती हैं। दे मस्ट डिवाइड द डेविएशन इन 2 कैटेगरीज, डेविएशन को 2 चीज़ों में 2 भागों में कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए, विच नीड टू बी अटेंडेड अर्जेंटली, जिनको तो अर्जेंटली अटेंड करने की जरूरत है, ठीक है, और दूसरा जो माइनर है या इनसिग्निफिकेंट है जिसके लिए हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं। सो दीज आर 2 कैटेगरीज मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग वेज। तो उनको कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। 2 टेक्निक्स ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन। पहला क्रिटिकल पॉइंट मेथड, इट मीन्स कीपिंग फोकस ऑन सम की एरिया, KRA की रिजल्ट एरिया, देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली, ये तो फिर अर्जेंटली अटेंड करना पड़ेगा। की एरियाज आर दोज विच हैव इम्पैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे को इफेक्ट करता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, इट मीन्स अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। और एक वो व्यक्ति है जो मैनेजर है जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर अल्टीमेटली फिर कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाता। द डेविएशन विच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, जो डेविएशन बियॉन्ड स्पेसिफिक रेंज है, शुड ओनली बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर, सिर्फ मैनेजर द्वारा ही हैंडल किए जाएंगे, ओके, जो वो इजीली हैंडल कर सकता है, ओके। तो एंड मिन्यूट एंड माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर, और मिन्यूट और माइनर डेविएशन को इग्नोर किया जा सकता है। मैनेजर शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम एंड एनर्जी इन फाइंडिंग द सॉल्यूशन फॉर माइनर डेविएशन, क्यों मैनेजर का काम छोटे छोटे डेविएशंस को लेकर बैठे रहना नहीं है, मेजर जो चीज़ें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें उसको ध्यान दें। रादर ही शुड कंसंट्रेट ऑन रिमूविंग डेविएशन ऑफ हाई डिग्री। और एडवांटेज क्या है MBE का, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का, इट सेव टाइम्स एंड द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर, it focuses attention of the manager on significant और important matters only, no wastage of time, इससे कोई टाइम की वेस्टेज नहीं होती और मैनेजर्स की एनर्जी भी बचती है। सॉल्व रूटीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय वो मेन चीज़ों पे ही हैंडल करे। इट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिटिकल एंड सिंपल प्रॉब्लम, तो इससे क्रिटिकल और डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स और सिंपल प्रॉब्लम्स को डिफरेंशिएट करना ईजी हो जाएगा। और 5वां स्टेप है हमारे पास यहाँ पे टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। तो 5वां स्टेप क्या आ जाएगा बेटे, टेकिंग corrective measure on comparing the actual performance with the standard performance. The manager will come to know about the deviation between between the plan and actual performance. The next step क्या हो जाता फिर, next step is to know the reason for such deviation and trying to remove such deviation in future. The manager takes measure to bring back everything on the track. द मैनेजर टेक्स मेजर, वो उसका वो फिर मेजर लेता है, वो तरीके अपनाता है जिससे वो हर चीज़ को फिर दोबारा ट्रैक पे ला सके अकॉर्डिंग टू द प्लान के अकॉर्डिंगली। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स इन्वॉल्व लेट द सिचुएशन रिमेन सेम इफ द डेविएशंस आर माइनर। अगर तो बहुत छोटी सी मिन्यूट सी प्रॉब्लम है या डेविएशन है, उसको तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि उसको इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा, इफ द रीडिज़ाइन और रीफ्रेम द प्लान स्ट्रेटजी इफ देयर इज ओवरसेटेड, जहाँ तो हमने प्लान ही बहुत बड़ा ले लिया तो फिर उसको रीडिज़ाइन कर लो प्लान को, और नॉट मैचिंग विद द प्रेजेंट डे इन्वायरमेंट, और आज के बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ वो मैच नहीं कर रहा तो उसको चेंज कर दो प्लान को ही। टेकिंग करेक्टिव मेजर्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और करेक्टिव मेजर्स अडॉप्ट करो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने का, सो दैट इन फ्यूचर इट मैचेस विद द प्लान, ताकि हम प्लान के अकॉर्डिंगली या प्लान को मीट करने वाला कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर सकें। जनरली मैनेजर्स टेक measures to improve performance such as sending the employees to training, और एम्प्लॉयज़ को भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए ताकि वो परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकें। इफ़ द डेविएशन इज ड्यू टू इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस, अगर वो इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस की वजह से है।
और यदि गेटिंग द मशीन रिपेयर्ड इफ डिलेड परफॉर्मेंस, और यदि ज़रूरत हो तो मशीन को भी ठीक करवाया जा सकता है। और यदि ड्यू टू केयरलेस ऑफ द एम्प्लॉय है तो उसको फिर ट्रेनिंग के लिए भेज दो। ओके जी, तो किसी भी तरीके से हम डेविएशन को ठीक कर सकते हैं। और प्रोसेस का लास्ट पॉइंट है फीडबैक। तो ये 6 पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका फीडबैक। फीडबैक इन कंट्रोलिंग। तो ये देखिए, द कंट्रोलिंग फंक्शन डज नॉट एंड by taking corrective action as a continuous process. After suggesting the corrective measures, a feedback report is prepared. Feedback refers to list of reasons for the deviation of plans or for inefficiency in the overall working of the organization. ठीक है, फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक का मतलब क्या है कि वो रीजंस देखे जाएं, ढूंढे जाएं, इनएफिशिएंसी की जो वजह रही है या प्लान्स के अकॉर्डिंगली जो काम नहीं हो पाया, अलॉन्ग विद द रीजन, रीजन ढूंढने के साथ साथ, ठीक है, इन द फीडबैक रिपोर्ट। एंड फीडबैक एक्ट एज ए बेस टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, और फीडबैक ही हमें अगले स्टैंडर्ड को बनाने में हेल्प करेगा। एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस अगेंस्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, और इसी से कंट्रोलिंग ही फिर अगले प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि इस कंट्रोलिंग में जो फीडबैक आएगा उसी से पता चलेगा ना कि हमारा प्लान ही फॉल्टी होता है, या तो हम प्लान ठीक करें या स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करें, क्या चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है। बिजनेस एनवायरनमेंट बदल गया तो प्लान ही चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड ठीक करने पड़ेंगे रिसोर्सेज को देखते हुए, एम्प्लॉयज़ की क्षमता देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को देखते हुए। ठीक है जी, तो यही फिर फीडबैक हमारे लिए अगली बार प्लानिंग का बेस रहता है। ठीक है जी, तो मैं ये रहा हमारा ये टॉपिक प्रोसेस का। मैं एक बार आपको सारे स्टेप्स दोबारा बता देता हूँ, आप आराम से देख लीजिए। ये सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, माइंड इट, आपको पता है कि ये एक प्रोसेस है और ये सीक्वेंस वाइज ही रहेगा। तो प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग का सबसे पहला पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ टारगेट्स, नंबर 2 मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर 3 कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, नंबर 4 एनालाइजिंग डेविएशन, नंबर 5 टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, नंबर 6 फीडबैक इन कंट्रोलिंग। ओके जी, इसी के साथ ये चैप्टर और ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके जी, डन।